इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जैम हो गया, JNU, TIFR, BHU, ISM और JNCSAR या DU, इन सब में से किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर्स का बेसिक रिव्यू देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं 1.1 बेसिक रिव्यू ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले तो वेक्टर्स होते क्या हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो वेक्टर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड तो रखेगा ही अपने साथ में, साथ साथ उसका क्या होता है, डेफिनाइट डायरेक्शन होता है स्पेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव magnitude as well as a definite direction in space called as vector। जैसे कि हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, जो एक्सेलरेशन है, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका एक डायरेक्शन भी होता है। और इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब जो है अगर हम लोग करेंट की बात करें तो करेंट कैसी क्वांटिटी है, करेंट जिसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, ये क्या वेक्टर है या स्केलर है? तो इसका जो आंसर आएगा, करेंट है जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं करंट की तो हम लोग डायरेक्शन पढ़े हैं किरचॉफ्स लॉ में। जो इसका रीज़न जो है वो ये है कि करंट के पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, पर ये जो है जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसको फॉलो नहीं करता। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो क्या करनी चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज करेंट डजंट फॉलो दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो इट कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वेक्टर्स होते हैं उनके बहुत सारे टाइप होते हैं तो उनको देखेंगे। तो अगला नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स, मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनके जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे डायग्राम से अगर हम इसको देखें तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक उसी के माप का वेक्टर ये है। मान लो इस वेक्टर का नाम है वेक्टर A और इसका नाम है वेक्टर B। तो इसका जो मान लो लेंथ आ रहा है, वेक्टर A का जो लेंथ आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। तो इसका भी अगर 5 यूनिट है और डायरेक्शन दोनों की एक ही तरफ है, तब हम क्या कहेंगे, इन दोनों A और B क्या है, एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हैं। तो यहाँ इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, वेक्टर्स हैविंग with same
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। एग्जाम्पल ये है। सेकेंड इसका जो टाइप है वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है कि किसी वेक्टर का जब इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ वो स्टार्ट हो रहा है और फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट जहाँ वो एंड हो कॉन्साइड कर लेते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे होते हैं दोनों, यानी इसी पॉइंट से मान लो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ओ से और पॉइंट ओ पे ही वो वेक्टर एंड हो जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहते हैं। और जो नल वेक्टर था क्योंकि वो उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसी में एंड हो गया, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी वेक्टर हैविंग कोइंसिडेंट इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इट्स मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 0। जो नल वेक्टर है इसको ओ और उसके ऊपर वेक्टर का साइन करके रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कोई भी सा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकता है। थर्ड जो हमारे पास वेक्टर का टाइप है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायरेक्शन बताने का काम करता है। यानी हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है तो जब हम लोग यूनिट वेक्टर लिखें उस वेक्टर ए का, तो उसको हम कैसे लिखें, एक कैप से लिखेंगे। यानी कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए को हम लोग ए कैप से लिखते हैं। और ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मॉड्यूलस। यानी कि उस वेक्टर को अगर उसके मॉड्यूलस निकाल कर उसे डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। और ये क्या बताता है, हमको किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। इसको लिखिए, टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए। इसका जो फोर्थ टाइप है वो है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो कि जिनका क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम डायरेक्शन हो बट जो है मैग्नीट्यूड क्या हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हमारे पास ये ए है और एक वेक्टर क्या है हमारे पास बी है, ये मान लेते हैं, तो इनकी डायरेक्शन क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ही अलोंग है दोनों की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दोनों की सेम है। बट मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 यूनिट होता है, लेकिन तब उस केस में बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1/5 यूनिट। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बट जो डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर कहेंगे। तो इसका अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए देखना है, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर इनवर्स बराबर ए बाय ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ये क्या है, वेक्टर ए का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है। फिफ्थ टाइप है जो वेक्टर का वो है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका जो है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस टाइप के वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसे एक हमारे पास मान लेते हैं ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन पे है और वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसा है, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट वेक्टर ए का और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट।
लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एरो का निशान क्या है, इसका इस साइड है और इसका एरो का निशान इधर की साइड है, यानी दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर्स हैविंग विद सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अगर हम लोग जो है वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर लिखना है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, अगर यहाँ पर हम लोग बी को दर्शाए हैं, इसका नेगेटिव है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए का मॉड्यूलस और ए का कैप लगा देंगे। अब इस उसका ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन देखेंगे लोग। तो यहाँ अगला हेडिंग जो लगाते हैं वो है ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे हम लोग अगर 3D स्पेस की बात करें, है ना, और जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो अभी हम लोग जो सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जो कि हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अगर 3D की बात की जाए तो 3D में हमारे पास होंगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ये हमारा जो ओरिजिन है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, पॉइंट है, इसको हम लोग पी पॉइंट नाम दे देते हैं सब। और ये ओपी है, ये क्या है, किस वेक्टर कैपिटल ए को डिनोट कर रहा है। तो अगर हमको जो है वेक्टर ए को 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, एनी वेक्टर ए इन द 3D कोऑर्डिनेट, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एस ओ पी, जो कि ओ पी क्या है, वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है। अब इसको हम लोग 3D में लिखना है, तो यहाँ पर क्या है, इसका अगर प्रोजेक्शन डालें एक्स एक्सिस पे, तो ये जो दूरी मिलेगी ओ और इस पॉइंट के बीच की दूरी, इसको हम क्या कहेंगे, ए एक्स डिस्टेंस कहेंगे। और वैसे ही अगर इसका प्रोजेक्शन मतलब पी बिंदु से अगर हम लोग प्रोजेक्शन डालें वाई एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, ए वाई डिस्टेंस कहेंगे। एक्स डायरेक्शन में जो ए वेक्टर का कंपोनेंट है वो क्या है, ए एक्स है। वैसे ही वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो ए वाई है। और वैसे ही क्या है, जब इसको जेड एक्सिस पे वो मानेंगे, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन देखेंगे यहाँ, तो क्योंकि इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो हमको मिलेगा ए जेड। और यहाँ जो एक्स है, वाई है और जेड है, ये सबस्क्रिप्ट में है ए के। तो जब हम ए को लिखते हैं 3D स्पेस में, तो वो लिखते हैं हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ जो आई जे और के कैप है, ये क्या बता रहे हैं, जो हमारा आई कैप है वो क्या है, एक्स एक्सिस में जो है ए का डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, जे कैप वाई एक्सिस में एक्स ए के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, और सिमिलरली जो हमारा के कैप है वो जेड एक्सिस में ए के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। यानी कि जो हमारे आई जे के कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर से, जो कि क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस में ए है उसके डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वेयर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स दैट denotes the direction of A in x, y and z axis respectively।
ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर ए के। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। अब इसके बाद अगर हम जो है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ये क्या था हमारा, डायरेक्शन बताएगा या पोजीशन वेक्टर जिसको कहते हैं। वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है, इसको हम लोग यहाँ पर और लिख लेते हैं। वेक्टर ए का अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें ये 3D में ओ पी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो गया। अब अगर हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखें तो वो कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, वेक्टर ए और उसके बाद इसमें 2 लाइन खींच दिए, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए जिसको कहते हैं। ये मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस दोनों एक ही चीज़ है। ये होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये जो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अगर हमें कोई जो है वेक्टर दे देता है और उसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोलता है तो वो जो है पहले उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे हमको, ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू और ए जेड की वैल्यू, फिर जो है उनका स्क्वायर लेकर के सम करके फिर लास्ट में अंडर रूट निकालना होगा, तब हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर हमको एक वेक्टर दे देता है और बोलता है इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो उसके लिए एज वी नो अगर वेक्टर ए है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो वेक्टर ए को हम लोग थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डिवाइड में मॉड्यूलस ऑफ ए को क्या लिखे थे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ये क्या बता रहा है हमारा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब इसके बाद जो हम लोग अगला देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। तो डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं पहले तो, अगर हम लोग के पास सेम जैसे कि हमारे पास ये मान लो एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन ओ है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट पी है और इसको अगर ओरिजिन से मिलाते हैं तो हमको एक वेक्टर ए मिलता है। यानी कि ओ पी क्या है हमारा, वेक्टर ओ पी हमारा वेक्टर ए है। अगर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालते हैं तो यहाँ पर जो हमको ये डिस्टेंस मिलेगा जो ओरिजिन ओ से इस वाले पॉइंट के बीच, प्रोजेक्शन वाले पॉइंट की, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा ए एक्स होगा। सेम जो है अगर हम लोग पी पॉइंट से वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालें तो ये जो दूरी मिलेगी हमको ओ बिंदु से यहाँ तक की दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, ए वाई बोलेंगे। सेम जो हमारा जेड एक्सिस में भी होगा, तो जेड एक्सिस में बनाना क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है क्योंकि ये पेज जो है 2D में है और ये डायग्राम हम लोग को 3D में डिनोट करना है। तो वैसे ही जब हम लोग इधर की साइड प्रोजेक्शन डालेंगे इसमें जेड एक्सिस में तो यहाँ पर मान लो मिल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए जेड हो जाएगा। जो हमारा ओपी वेक्टर है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग अल्फ़ा नाम दे देते हैं। वैसे ही जो है वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं बीटा।
सेम जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको नाम दे देते हैं गामा। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एक जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इन 3 एंगल्स से हमको 3 डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे, जिसको हम लोग क्या करें एल, एम और एन से डिनोट करेंगे। ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं। एल क्या होगा हमारा? इसको हम लोग कहते हैं कॉस अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा एंगल का कोसाइन हम लोग देखें तो कोसाइन होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा है हमारा? अगर इस वाले इसमें देखें तो हम लोग यहाँ पर देखे थे जो एक्स के इसमें प्रोजेक्शन अगर हम लोग डालते थे तो ये जो डिस्टेंस मिलता था ये क्या था? ए एक्स था। यानी कि बेस क्या है हमारा? ए एक्स है अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए ओ पी। तो ओ पी को अगर ओ पी की लेंथ हमको देखनी, किसी वेक्टर की लेंथ क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड बताता है, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। सेम जो है एम क्या हो जाएगा? कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? ए वाई बट डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड्यूलस। और सेम जो थर्ड वाला डायरेक्शन कोसाइन है उसको हम लोग एन से लिखेंगे, कॉस गामा इज इक्वल्स टू ए जेड डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ये जो है हमारे 3 डायरेक्शन कोसाइंस हैं। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं अगर उसका स्क्वायर ले लें हम लोग, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इज इक्वल्स टू 1 होती है। ये जो कोसाइंस की प्रॉपर्टी, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नोट करके लिखने लायक एक चीज़ है, अगर हमारे पास जो है कोई भी सा यूनिट वेक्टर है, किसके अलॉन्ग? वेक्टर ए के अलॉन्ग कोई यूनिट वेक्टर अगर हमारे पास, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप। एनी वेक्टर अलॉन्ग ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, मतलब एल एम और एन के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। कैसे? ए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप।